हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो मैं आपको क्लास 12th में पेपर सॉल्यूशन करवा रही थी। हिंदी और इंग्लिश का प्री बोर्ड का पार्ट 1 भी मैंने डाला हुआ है। ये इसका पार्ट 2 है। तो वीडियो के एंड तक आपको जरूर रहना है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जो पहले आए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको नोट डाउन करते चलना है। इसका पूरा आप कॉपी पे लिख के रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं होते, जैसे 10th में होता है वैसा नहीं होता। केवल साइंस में प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। और टाइम है आपका पूरा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपका पेपर रीड करने के लिए मिलता है। तो फटाफट देख लेते हैं। पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखने हैं आपको। तो स्टार्टिंग की जो आप ना जीवन परिचय या जितने भी आप याद करते हो लेखकों के बारे में, साहित्य परिचय, उनकी रचना जरूर याद किया करो। अगर आपने रचना अच्छे से याद कर ली तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और मैंने महत्वपूर्ण रचनाओं के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से ये कर सकते हो। पूरी ग्रामर की भी तैयारी हो जाएगी और रचनाओं की भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा, विधाएं आपको जरूर याद करनी है। विधा का मतलब होता है, वो ये पूछता है कि नाटक है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है, तो क्या है। तो पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा व्रत है। ठीक है, और किसका है अगर आपसे लेखक पूछा जाए तो रामवृक्ष पेनीपुरी। इसके लेखक कौन है? रामवृक्ष। जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ मैं अक्षरा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। क्या पता विधा ना पूछ के लेखक पूछ ले। रामवृक्ष बेनपुरी। ठीक है, ये आत्मकथा है। ये हो गया, यात्रा व्रत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो ये कुटज। ठीक है, ये निबंध है। चिंतामणि किसका निबंध है? फेमस है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है। ठीक है, निबंध। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये कुटज, ये भी निबंधी अगर विधा पूछी जाए तो। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो ये हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इससे क्वेश्चन आपका एक पूछा था, प्रथम नाटक। जितने भी बता रहे हो सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रथम नाटक कभी पूछा जाए ना तो नहुष है। कहानी तो आपको बताई थी मैंने, इंदुवती ये कहानी प्रथम है और किशोरी लाल गोस्वामी की लिखी हुई है। नाटक नहुष है, इसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, प्रथम उपन्यास अगर पूछा जाए, प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो वो एक परीक्षा गुरु। ये प्रथम पूछे जाते हैं। प्रथम उपन्यास पूछा जाए तो परीक्षा गुरु है और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। क्लियर? परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है, लेखक है लाला श्रीनिवास दास। प्रथम नाटक नहुष है, इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। और कहानी के तो आपको पता ही है, इंदुमती के कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम यात्रा व्रत पूछा जाए तो वह सरयू पार की यात्रा और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है डायरी विधा के लेखक बताने इनमें से। तो ये हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ये हो गए गद्य के। आप देख लेते हैं काव्य के। और हिंदी जो है ना, स्टार्टिंग का तो चाहे आप आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड, दोनों सेम है, पर थोड़ा ग्रामर में चेंज हो जाता है बस। ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि नहीं हैं। नहीं पे आपको फोकस करना है। तो कबीरदास हैं, मलूकदास भी है, रैदास भी है, नंददास ये नहीं है इस वाले धारा के कवि। सेकंड देखो, निम्न में से भक्ति काल की रचना बतानी है आपको, भक्ति काल की। तो ये रास पंचाध्यायी। ठीक है, नेक्स्ट है कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो ये आता है आशा सर्ग के बाद। छायावाद की विशेषता क्या है? तो ये प्रकृति चित्रण, उन्होंने प्रकृति का बहुत ही बखूबी चित्रण किया है। नेक्स्ट है रीत काल का काव्य आपको बताना है। तो ये है रामचंद्र का, इसके लेखक कौन है? केशव दास। ठीक है,
पृथ्वीराज रासो के भी लेखक पूछे जाते हैं। ये वीर गाथा काल का है और इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। विनय पत्रिका ये भक्ति काल की है और इसके लेखक कौन है? तुलसीदास। और कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन आपके के लिए। अब आती है व्याख्या। आपको व्याख्या इग्नोर नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे आपकी व्याख्या। 10 में आपको गद्य को मिलेगी, काव्य में भी, संस्कृत में, इस तरह से आपको पूरी व्याख्या करनी है। अब ये 10 मार्क्स की होगी, भी देखना कितने मार्क्स की मिलेंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, या कभी संदर्भ लिखवा लेगा या कभी पाठ या लेखक का नाम पूछेगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, इससे पहले बहुत सारे पेपर सोल्यूशन मैंने करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। और हिंदी ग्रामर की भी पूरी तैयारी करवा दी है। तो राष्ट्र जिसमें ये वर्ड आ जाए ना, संस्कृति, तो ये चैप्टर कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। और ये पूछा जाए कौन सी विधा, तो ये निबंध है। ठीक है, तो पाठ का नाम आप क्या लिखेंगे? राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, और ये इनका निबंध है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आता है, हम सभी व्याख्याओं में रेखांकित अंश का बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन है ना, बस ये आपको देना है। तो देखो, बिना, इसके मैं अभी बता दे रही हूँ, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कंबंध मात्र। ये कह रहे हैं कि संस्कृत के बिना, ठीक है, आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते या मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। कैसे? कि इन्होंने बताया संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति ही मनुष्य का क्या है? मस्तिष्क है। जिस प्रकार बताया कि अगर मस्तिष्क की मृत्यु, मतलब माइंड अगर डैमेज हो जाए तो इंसान मरा हुआ मान लिया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने बोला है कि अगर संस्कृति नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। मतलब संस्कृत के बिना मनुष्य की भी कल्पना, मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृत का विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। और बोला है कि संस्कृत के विकास और उदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, इन्होंने यही बताया। ठीक है, जिस प्रकार बिना मस्तिष्क के, मतलब मानव की कल्पना नहीं होती जीवन की, मस्तिष्क नहीं है तो क्या है? डेड है इंसान। उसी प्रकार अगर संस्कृति नहीं है तो मानव जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती, ये कहना चाह रहा लेखक। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला। ये देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताई दी है कि संस्कृत के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार मस्तिष्क के बिना नहीं होता। ठीक है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो किसका महत्वपूर्ण है? संस्कृति का। संस्कृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्र का लोप कब समझना चाहिए? तो जब किसी राष्ट्र की भूमि और जन को उसकी संस्कृति में विरहित कर दिया जाता, मतलब जिस भूमि और जन में संस्कृति की कोई वैल्यू नहीं होती, संस्कृत को नकार दिया जाता है, तो वहां पर राष्ट्र का लोप हो जाता है। ठीक है, संस्कृति नहीं है तो राष्ट्र का लोप हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो अभी जस्ट बताया था कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय द्वारा। ठीक है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है, जैसा कि आपने भी पीछे पैसेज में देखा था। तो सारे आंसर आपको इस तरह से दे देने हैं। इसी तरह से सेकंड वाला है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। ये भी चैप्टर आ गया, संस्कृति इसमें भी आ गई, तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्र की बात हो, संस्कृति आए, तो चैप्टर कौन सा होगा? राष्ट्र का स्वरूप होगा। और अगर भाषा आ जाए, संस्कृति, इन दोनों के बारे में बात की जा रही ना, तो ये चैप्टर आपका कौन सा होगा? भाषा और आधुनिकता। तब चैप्टर का नाम होगा आपका भाषा और आधुनिकता। क्लियर। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया सेकंड। देखो, रेखांकित है, इसमें लाइन नहीं हो रही है,
तो जो बुक में लाइन दे रखी है वो यहाँ से है, भाषा में संस्कृत से लेकर पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक अंडरलाइन हो रही है, तो इसको आप अपनी भाषा में दे देंगे कि प्रोफेसर रेड्डी कहते हैं या फिर लेखक कहना चाहता है कि भाषा संस्कृति का अटूट मतलब अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। ये बोल रहे हैं कि संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं के द्वारा होता है और ये हमेशा गतिशील होती है, ठीक है, हमेशा गतिशील में रहती, कभी रुकती नहीं है। फिर उस बोला कि जो संस्कृति गति है, इसकी गति किससे जोड़ सकते हैं, विज्ञान की प्रकृति के साथ इसको जोड़ा जाता है, संस्कृति की गति को, ठीक है, क्योंकि संस्कृति भी कभी एक जैसी नहीं रहती, परंपराओं के साथ बदलती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत क्या है, गतिशील है, ठीक है। उसके बाद वैज्ञानिक आविष्कार के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए विज्ञान की प्रगति का हमारे सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन आना अनिवार्य होता है, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन ही हमारे जीवन के विभिन्न अंग होते, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है परिवर्तन, ठीक है। तो ये बताया कि विज्ञान के इन प्रयोग और जीवन में आए बदलावों को व्याप्त करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप अपनी भाषा में ऐसे लिख देना कि सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है ना, भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, मतलब जो पहले से यूज हो रहे हैं ना वही पर्याप्त नहीं है, कुछ नए वर्ड भी आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आप यहाँ तक दे देंगे। इसके लिए नए प्रयोग की नई ये आए तो आप ये देंगे, नए शब्दों की खोज की जरूरत पड़ती है, पुराने शब्दों का यूज ही पर्याप्त नहीं है, ऐसे ये लिख देंगे। फिर है प्रस्तुत आपके के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया है, ठीक है, तो भाषा पे और संस्कृत के विकास और भाषा पर अधिक बल दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है, संस्कृत का अटूट तो अभी बताया जैसे भाषा, क्या है, भाषा। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो यही संस्कृति की गति, ठीक है, संस्कृत गति को विज्ञान की प्रगति से जोड़ा जाता है। इस तरह से आप बना बना के इसमें से लिख सकते हैं। फिर आपकी काव्य की व्याख्या देनी है। भरा था मन में नव उत्साह सीख ललित करा, ये किसका है, ये श्रद्धा मनु से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद के ना एक काव्य है कामायनी, तो आप ऐसे पहचान, कामायनी के श्रद्धा मनु पाठ से ये लिया गया है, ठीक है। संदर्भ ऐसे लिख देंगे, प्रसंग इसमें क्या बताया गया है, श्रद्धा मनु, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या है। काव्य सौंदर्य क्या होता है कि आपको भाषा बतानी है, ठीक है, कौन सी भाषा यूज हुई है, कौन से अलंकार यूज हुआ है, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। फिर आपको इसकी विशेषता दे देनी है। तो इसमें श्रद्धा और मनु का वार्तालाप दिखाया गया है, ठीक है। रेखांकित जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन है ये आपको दिखानी है। भयभीत कैसी है क्या पीर, इसमें दुख की भी बात आ रही है, तो काव्य का सौंदर्य में आप लिख देंगे कौन सा है, करोड़ रस, ठीक है। और एक है आपका ये, इसमें ये वाला चिन्ह आता ना, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाता है, ये वाला जो बीच में चिन्ह लगा होता है, ये बीच में डैश आए तो आपका उपमा अलंकार बन जाता है। इस तरह से आप लिख देंगे। फिर आपके ये वाला जो भी अथवा में लगा, सुख वो खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, ये किसका है, ये आपको बताना है। तो इसको पहचान में बता दे रही हूँ, सुख के वो खोजने आते अब सब, ये किसका है, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। इन्हें सुकुमार कवि कहते हैं ना, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं, सुमित्रानंद पंत को। आधुनिक युग की मीरा अगर पूछा जाए तो उनको कहते हैं महादेव वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत। संदर्भ कैसे रहेंगे, पंत द्वारा रचित इनकी एक रचना है युगांत, युगांत रचना के, ठीक है, से हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित बापू के प्रति, क्या नाम है इस कविता का, बापू, एक मिनट, बापू के प्रति
कविता से लिया गया है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगांत रचना के बापू के प्रति कविता से लिया गया है। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद का था कामायनी, उसके अंदर किससे लिया गया था? श्रद्धा मनु के। ठीक है, श्रद्धा मनु से। ऐसी इनका है, युगांत रचना है पंत जी की और उसी के अंदर है बापू के प्रति। ये हो गया, संदर्भ हो गया। पदांश के आधार पर महात्मा गांधी की विशेषता बतानी है। विशेषता तो आप आराम से बता सकते हैं, आपने पढ़ी भी नहीं होगी तब भी आप कर लोगे। अहिंसावादी थे, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, इस तरह से आप लिख देंगे। फिर रेखांकित अंश की आप ऐसे दे देंगे यहाँ से। पशुता पंकज किसका होता है? कमल का। ठीक है, पर्यायवाची होता है। तो इन्होंने बोला कि जिस प्रकार मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है, उसी प्रकार बताया कि मन, तुमने मानवता का सरोज, ये है ना, तो आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे, सरोज कमल के समान थे। ये हो गया। इस तरह से आप बना के लिख देंगे। पदांश का भाव अर्थ लिखना अपनी भाषा में। गांधी जी की यहाँ पे विशेषता बताई गई है। ठीक है, और विशेषताएं इसमें पदांश की कलात्मक विशेषता वही लिखना है आपको। इसमें अलंकार रूपक भी है और अनुप्रास भी है। पशुता पंकज बार बार एक ही बढ़ाया है, तो अनुप्रास भी अलंकार है इसमें। ठीक है, गांधी जी की विशेषता का वर्णन किया गया है इसमें। रस शांत हो जाएगा, ये आप लिख देंगे। ठीक है, भाषा खड़ी बोली, इस तरह से कर लेते हैं। तो 10 मार्क्स की भी थी, तो आप देख सकते हैं अभी 20 मार्क्स की व्याख्या होगी। गद्य में से 10 और काव्य में से भी 10। अब संस्कृत में देखो कितने नंबर आते हैं। उसके बाद आपका 5th नंबर पे जीवन परिचय। वासुदेव सर अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इनको याद कर लो, इनमें से आपको एक मिल जाएगा। और इनकी रचनाएं बहुत पूछी आती हैं। ठीक है, साहित्य परिचय देना, जीवन परिचय नहीं करना होता। और जो आर्ट्स साइड के बच्चे हैं उनको साहित्य परिचय करना होता है, वो सॉरी जीवन परिचय। और जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनके में जीवन परिचय आता है। ठीक है, ये साइंस साइड के बच्चों का है, तो यहाँ पे साहित्य परिचय दिया हुआ है। बस कुछ नहीं होता, बस ग्रामर चेंज होती है, थोड़ा सा जीवन परिचय होता है। सामान्य हिंदी लिख के आता तो ये साइंस साइड के बच्चों का हो गया। साहित्य परिचय लिखना पड़ता है। जो आर्ट्स साइड के बच्चे होते हैं ना, उनको जीवन परिचय लिखना पड़ता है और थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या चेंज होता है। तो इसमें साहित्य परिचय है, तो ये सामान्य हिंदी का पेपर है इसलिए। रचनाएं वासुदेव शरण अग्रवाल की सबसे पहले कौन कौन सी होती है? पृथ्वी पुत्र हो गया। ठीक है, कला संस्कृति, माता भूमि, इस तरह से बहुत सारी लिख देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अशोक के फूल, कुटुज, इनका फेमस रचना है। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की अभी तो मैंने बताई थी आपको। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? भाषा और आधुनिकता। ठीक है, कवि का इस तरह से आपको लिख दे देना है। जीवन परिचय देख के रचना लिखनी है। इसमें कवि का पूछ रहा है तो जीवन परिचय पूछ ले यहाँ पे। महादेवी वर्मा, नीरजा निहार, यामा गिल्लू। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इनकी तो बहुत सारी, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, ये सब कर देना। दिनकर की उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, ये फेमस है इनकी रचना। उसके बाद आपको कहानी कर लेनी है। बहादुर, पंचलाइट, इनमें से आपको एक 100% मिल जाएगी, आप याद कर लो इन दोनों को। फिर आपको क्या करना होता है? त्यागपति में जो सर्ग है ना, आप या तो सर्ग याद कर लीजिए या फिर नायक नायिका का। नायक बोले तो हर्षवर्धन लिखना होता है और नायिका बोले तो उनकी बहन राजश्री। ठीक है, राजश्री और हर्षवर्धन का ये कर देना है। इसमें नहीं दिया है, इसमें क्या कर दिया, खंड का आपकी कथा वस्तु पूछ लिया और वो, पर आप बोर्ड का पेपर देंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा। नायक नायिका पूछेगा या फिर एक सर्ग पूछेगा। अब देखो फिर से व्याख्या आ गई। संस्कृत में देखो 7 नंबर की ये है, फिर आपका एक श्लोक आता है 7 नंबर का, ये तो 14 नंबर तो ये हो गए, 20 वो, तो 34 नंबर आपकी व्याख्या कवर करती है। ठीक है, इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे। और पासिंग मार्क्स 100 में से कितने डालने होते हैं? 33।
तो आपको पास तो होना नहीं है, अच्छे से पकड़ करनी है, सारी व्याख्या करो, पूरी ग्रामर करो और अच्छे नंबर लेके आओ। अब इसका देखो व्याख्या, तो जिसमें याक वलग्ग ये मिल जाए ना, तो वो चैप्टर कौन सा, आत्मज्ञ सर्वज्ञ। ठीक है, ये है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ऐसे विसर्ग लगा देंगे, नामक पाठ से लिया गया है, ये कर देंगे। अब व्याख्या देखो कैसे करेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच न वारे मैत्री, तो इसका है याज्ञवल्क्य ने बोला, अरे मैत्री, पतियो कामया पति प्रियो भवति, कि पति की कामना पूर्ति के लिए, ठीक है, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। ठीक है, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता। फिर आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रिय भवति, मतलब पत्नी को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, ये बात है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि पति की कामना के लिए, ठीक है, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, किंतु अपनी कामना या पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है, ये वो कह रहे हैं। उसके बाद जाया कामाय जाया प्रिय भवति, किंतु अब देखो यहाँ पे, ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक है, ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर सेम वही आत्मनस्तु, किंतु अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है, पत्नी प्रिय होती है। सेम इसके लिए भी ये बोला गया है कि उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो पत्नी प्रिय होती है। फिर नेक्स्ट है नाभे अरे पुत्रस्य वित्तस्य पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। फिर कहते हैं कि पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। ठीक है, माता पिता को क्या, पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। फिर वही है आत्म, मतलब अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा पूरी, अपना लगा दिया ना तो प्रिय होंगे, दूसरों के लिए नहीं होंगे। तो अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, ये हो गया। फिर नाभे अरे सर्वस्व कामाय सर्वप्रिय भवति, इसका कह रहे हैं कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी ही कामना के लिए, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। इसमें बहुत आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, पर आपको एक बार देखना है कि दूसरों के लिए कोई प्रिय नहीं होता, पर जहाँ जहाँ अपनी कामना आ रही है तो वहाँ पर प्रिय होते हैं, ये लगाना है। ठीक है, ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट देखो, अथवा में जो ये लिखा है ना बौद्ध युग, ये वाला चैप्टर है पंचशील सिद्धांत। सेम ये लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब व्याख्या देखो, बौद्ध युगे में सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानम प्रयुक्ता आसना, कि बौद्ध काल में वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। बौद्ध युग में या बौद्ध काल में व्यक्ति जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। अब आगे देखो, परम, इनमें सिद्धांतः राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोगारणी। अब ये देखो कि ये सिद्धांत, परम मतलब ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता, सहयोग के कारण हेतु विश्व बंधुत्व, विश्व शांति के साधन, शांति मतलब है, ठीक है, साधन है। मित्रता सहयोग के लिए विश्व बंधुत्व, विश्व शांति के साधन है। फिर आएगा राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से उठाएंगे कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महोदय प्रधान
के प्रधान मित्र काल, मतलब जब वो प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे, सॉरी, ठीक है, प्रधानमंत्री काल में या समय में जब वो प्रधानमंत्री थे, चीन देश सह भारतस्य, तो क्या था, चीन देश के साथ भारत की मित्रता किस सिद्धांत पर हुई थी, इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे ना, तब इन्होंने बताया कि चीन देश में जो मित्रता हुई थी भारत से, वो इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। यतो ही उभाव, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में क्या थे, विश्वास रखते थे या आस्था रखते थे, चीन भी और भारत भी बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांत, फिर बताना कि आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने ही नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। अभी आधुनिक में बता रहे हैं, राजनीतिक ने स्वरूप ग्रहण किया है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब श्लोक हैं 7 नंबर के, ये दोनों ही श्लोक सुभाष रतनानी चैप्टर से लिए गए हैं, और सुभाष रतनानी के सारे श्लोक कर लीजिए, इसमें से एक डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके श्लोक, और इजी भी होते हैं, टाइम नहीं लगेगा। संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रसिद्ध श्लोक, अब गद्यांश से नहीं लिखेंगे, अब श्लोक है तो श्लोक लिखेंगे। प्रसिद्ध श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड, ये सुभाष रतनानी पाठ से लिया गया है। कैसे लिखेंगे, सुभाषी, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रतनानी, ठीक है ना, पाठ से लिया गया है। अब देखो श्लोक बहुत ईजी होते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, ये कह रहे हैं कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से, कुसुम फूल का होता है, ठीक है। लोकात्राणम चेतांसी को न विज्ञातु महर्ति, तो क्या कह रहे हैं कि असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, फूल से भी कोमल मन को, या चित्त मतलब मन को कौन जान सकता है, कौन मतलब कौन जान सकता है, ठीक है, ये है बस छोटा सा। नेक्स्ट देखो, परोक्ष कार्यांतर है, सेम आपका संदर्भ यही रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रतनानी नामक पाठ से लिया गया है। इसका क्या, परोक्ष कार्यांतर मतलब पीछे, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले, प्रियवादनम। प्रत्यक्ष मतलब सामने, और परोक्ष को मतलब होता है जो पीठ पीछे करते हैं, ठीक है, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले। नेक्स्ट लाइन है ये, ठीक है, मित्र को वर्ज्यता, वर्ज्य मतलब त्याग देना चाहिए, मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए, मित्र विश्व कुंभम पयोमुखम, ठीक है, जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर के जो दांत होते हैं विष के घड़े को त्याग देते हैं, ठीक है, जो ऐसे मित्र होता है ना, पीठ पीछे काम को नष्ट कर दें, सामने प्रिय मीठा बोलें, तो वो मित्र वैसे ही त्याग देने चाहिए जिस प्रकार मुख में ऊपरी हिस्से वाले जो दांत होते हैं विष के घड़े को त्याग देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपके मुहावरे आ जाते हैं, किसी एक का अर्थ लिख देना है, ठीक है, अंगारे बरसाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी पड़ना। इसका बाकी प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं, गर्मी अत्यधिक का पड़ती है जून में, ठीक है। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना, अंक लगाना, हृदय से लगा लेना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। आप बाकी प्रयोग खुद से कर सकते हैं, चाहे जो भी आपको जो अच्छा लगे। फिर आपको संधि विच्छेद इसी तरह से मिलेगी, महर्ष का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो महा प्लस ऋषि, ठीक है। सुक्ति का संधि विच्छेद दीर्घ संधि है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। अब फटाफट कवर करेंगे ग्रामर, फिर आपका हो जाएगा पूरा। नैनम का संधि विच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अयादि संधि है, अयादि में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर डंडा ना हो तो एक मात्रा वाला लेंगे, और डंडा हो तो 2 मात्रा है। नैनम कोई डंडा नहीं है तो एक मात्रा वाला लेंगे, ने प्लस अनम,
ठीक है, ऐसे पहला हो जाएगा। दो मात्रा होती है जैसे नायक, तो नए प्लस, इस तरह से करते हैं। ठीक है, फिर आपको विभक्ति और वचन बताना है खा में। तो आत्मा व्याम, आत्मा व्याम जैसे राम के रूप करते हैं, तो इसका विभक्ति तृतीय चतुर्थ पंचमी होती है, तीनों में ये आत्माभ्याम आता है। पर वचन द्विवचन होता है, तो चौथी तो होगी नहीं, तो इसका ये हो जाएगा तृतीय द्विवचन। चतुर्थ मिलेगी या पंचमी मिलेगी, वचन आपको द्विवचन रखना है, तीनों में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट है नामशु में विभक्ति और वचन बताना है, तो ये है सप्तमी। ठीक है, ये सही अर्थ आपको बताने बहुत इजी होते हैं ये, क्षति और छित। क्षति हानि को कहते हैं ना, इतनी क्षति होगी। क्षति किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। हर और हरि बहुत सिंपल है, हर किसे कहते हैं? हर हर महादेव शंकर, हरि विष्णु को कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा शंकर और विष्णु। एक शब्द के दो दो अर्थ लिखने। कर एक के लिख लो, मैं तीनों बता दी। कर को हाथ भी कहते हैं, टैक्स भी कहते हैं, किरण भी कहते हैं कर को। कनक होता है सोना और धतूरा, अंबर होता है वस्त्र, और क्या होता है? आकाश। ठीक है, उसके बाद ये जहाँ जाया ना सके, तो अगम्य। ठीक है, जो दृष्टि के सामने ना हो, मतलब दिखाई ना दे, तो अगोचर हो गया। तो ये ध्यान रखना, जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसे अगोचर कहते हैं। ठीक है, जिसकी गणना ना की जा सके वो अगण्य होता है। जहाँ जाया ना जा सके, जैसे ये पूछा गया, तो ये अगम्य हो गया। अच्छा, ये भी पूछा था, अच्छा जो कभी क्षरित ना हो, कभी नष्ट ना हो, तो वो अच्छा होगा। ठीक है, शरण में आया हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? शरणागत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क्या आप भोजन कर लिए हैं? तो इसका क्या होगा? क्या आपने भोजन कर लिया है। हम यहाँ कुशलता पूर्वक से हैं, से हट जाएगा यहाँ पे, हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं। मुझे चाय का गरम प्याला दो, तो ऐसे बोलेंगे मुझे गरम चाय का प्याला दो। उसके अनेकों नाम है, अनेकों नहीं आएगा इसमें, आएगा उसके अनेक नाम है। क्लियर? उसके बाद ये ग्रामर मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए। रस, अलंकार, दोहा, कुंडलियाँ, सोटा सब करा रखा है, इजी एग्जाम्पल भी कराए हुए हैं, तो वहाँ से आप ये कोई पूरा कवर कर लेंगे। बीरस में क्या होता है? किसी युद्ध या कठिन कार्य को करने में हृदय में जो उत्साह होता है उसे बीरस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद है। आपको ये भी याद होने चाहिए, मैंने डेफिनेशन में कवा रखे हैं। एग्जाम्पल मैंने बुंदे लो हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी, ये कर देना है। शांत रस वहाँ होता है जहाँ पे ना दुख हो, ना सुख हो, ना द्वेष हो, ना कोई इच्छा हो, तो वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, स्थायी भाव निर्वेद, ये कर लेंगे। रूपक, जहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहाँ पे रूपक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है? चरण कमल बंदो है रहे। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। इस तरह से आप इजी से कर लेंगे। दोहा अथवा कुंडलिया, दोहा में क्या करोगे आप? अर्ध समात्रिक लिखेंगे। ठीक है, अर्ध समात्रिक छंद होता है, ये कर देंगे। और इसमें 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे चौथे में 11-11। सोठा इसका जस्ट उल्टा होता है, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। तो आप दो ही करेंगे बस। एग्जाम्पल आप इसमें वही डाल देना, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उजरे मोती मानस शून। तो ये भी आप दोहा में लिख सकते हैं। कुंडलिया में क्या होता है? ये विषम मात्रा छंद है। विषम का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, अलग अलग मात्रा होती हैं। 6 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, 6 चरण होते हैं और प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। एक में दोहा आता है, बाद में एक रोला आता है, तो ये जोड़कर इस तरह से 24 मात्राएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना। इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में करवाया हुआ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए।
उसके बाद आपको ये एक पत्र मिलेगा, तो आप आराम से बना के रख लेंगे। एक निबंध, प्रदूषण भ्रष्टाचार, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कोरोना वाला भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें कर लेना। बेरोजगारी, ये सारे इन्हीं में से मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और आपने इंग्लिश का ना देखे तो वो भी देख लीजिए, इंग्लिश की पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप कर सकते हैं। इंटर का भी और 10th की भी दोनों करवा रखी है। इसी तरह से ग्रामर 10th और 12th दोनों की करवाई हुई है। थैंक यू सो मच।